नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम थॉमस हॉब्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम थॉमस हॉब्स के जो व्यक्तिवादी विचार हैं वह किन किन बिंदुओं को धारण करते हैं, किन किन अपने तत्वों को समेकित करके और व्यक्तिवादी किस तरह से हॉब्स को कहा जाता है एवं उनके योगदान के बारे में आज इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम कि जो व्यक्तिवाद के तत्व हैं वे उनके प्रमुख ग्रंथ लेवियाथन में मिलते हैं। सीसी मैक्सी ने इस संबंध में कहा है, हॉब्स का लेवियाथन केवल संप्रभुता के सिद्धांत का और राज्य को एक साधन के रूप में मानने का ही ग्रंथ नहीं है, वह व्यक्तिवाद का भी प्रबल समर्थक है। अर्थात लेवियाथन में जो बात समझौते की कही गई है, संप्रभुता की कही गई है, राज्य के बारे में कही गई है कि क्या क्या उसका एक साधन का स्वरूप है, और इसके साथ साथ व्यक्तिवाद का जो स्वरूप है वह भी लेवियाथन में ही वर्णित है। इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि व्यक्तिवाद का जो स्वरूप है वह एक तरफ निरंकुश, जहाँ हॉब्स बात करते हैं असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन करते हैं, वहाँ दूसरी ओर उनकी जो विचारधारा है वह व्यक्तिवाद को भी प्रबल रूप से व्याख्या के रूप में लेती है। यह बात असंगतिपूर्ण लगने पर भी पूरी तरह सत्य मानी जाती है कि व्यक्तिवाद की मूल धारणा है वह जितने भी संघ समुदाय हैं, अन्य संस्थाएं या राज्य हैं, वे सब व्यक्तियों द्वारा निर्मित हैं। यानी व्यक्ति एक तरह से साध्य होगा और राज्य साधन मीन्स मात्र रह गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स ने जो व्यक्तिवादी जो बिंदु हैं उनको किस तरह से यहाँ पर प्रतिपादित किया। उनके जो विचार हैं उनको हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो विचार बिंदु है राज्य साधन है। हॉब्स राज्य को व्यक्ति की सुरक्षा एवं राज्य में शांति बनाए रखने का साधन मानता है। उसके मत में राज्य स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है, यह तो मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं बनाया है। व्यक्ति का कल्याण व सुरक्षा राज्य का लक्ष्य है। यदि राज्य व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान न कर सके और व्यक्ति का जीवन संकट में हो तो वह राज्य की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। देखो, हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ये बात हमारे भारतीय विचारकों की जो प्राचीन दृष्टिकोण रखने वाले आचार्य कौटिल्य ने भी ये बात कही है कि अगर जनता के विपरीत आचरण करने वाला राजा है तो जनता उस राजा को गद्दी से उतार सकती है। यहाँ हम समानार्थी भाव से देख सकते हैं। हरमोन ने इस संबंध में लिखा है, यद्यपि हॉब्स की सरकार का निर्माण व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता पर वह निश्चित रूप से व्यक्तियों के लिए ही है। दूसरा इसमें बिंदु है आज्ञा पालन शर्त सहित। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति राज्य की आज्ञा पालन करने के लिए तभी तक बाध्य है जब तक कि राज्य में उसकी रक्षा की सामर्थ्य हो। यदि राज्य में प्रजा के संरक्षण की सामर्थ्य नहीं है तो प्रजा भी उसकी आज्ञा पालन करने को बाध्य नहीं है। हॉब्स व्यक्ति को यहाँ तक अधिकार देता है कि उसके विरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाया जाने वाला है तो वह गिरफ्तार होने से बचने और जेल से भागने का प्रयत्न करे तो हो सकता है। इस प्रकार हॉब्स राज्य की उस आज्ञा की अवहेलना को उचित ठहराता है जिसमें मनुष्य की आत्मसुरक्षा है। अगर जान खतरे में हो तो राज्य की स्थापना आत्म परिरक्षण के तहत ही की गई है। यानी उस संप्रभु को ये शक्ति दी गई है। यानी व्यक्ति के फेवर की जो बात है वह उस संप्रभु के विपरीत आचरण करने वाली होती है। राज्य की आज्ञा पालन उपयोगी। हॉब्स 19वीं शताब्दी की उपयुक्तवाद की भांति राज्य की आज्ञा पालन को इस कारण उचित बताते हैं
कि राज्य हमारे जीवन को सुखद और जीने योग्य बनाते हैं। उसकी आज्ञा पालन या आज्ञा का उल्लंघन करना अपना एक अलग तरीके वाला है। प्राकृतिक अवस्था का केवल एक ही विकल्प है और वह है राज्य की अधीनता स्वीकार करना। इसी परिप्रेक्ष्य में सेवाइन ने लिखा है, हाब्स एक साथ पूर्ण उपयोगितावादी भी हैं और पूर्ण व्यक्तिवादी भी हैं। यानी यहाँ दोहरी स्थिति हॉब्स की देखी जा रही है। इस प्रकार हॉब्स निरंकुशता का समर्थन व्यक्तिवाद के आधार पर करते हैं। फिर है राजतंत्र की निरंकुशता के समर्थन का राजनीतिक आधार। हॉब्स निरंकुशतावाद उसके व्यक्तिवाद का पूरक इसलिए भी है, हॉब्स का जो निरंकुशवाद है, क्योंकि हॉब्स से पहले राजतंत्र की निरंकुशता का समर्थन दैवीय अधिकारों के आधार पर किया गया था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः व्यक्ति को उसकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। हॉब्स इस मान्यता से सहमत नहीं था। उसके दर्शन में इस प्रकार की मान्यता हेतु कोई स्थान नहीं है। उसने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का खंडन किया था समाज के समझौते के द्वारा राज्य को उत्पन्न हुआ बताया और यह कहा कि आपसी समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने निरंकुशता को जन्म दिया। इसी संदर्भ में सेवाइन ने अपने विचार रखे हैं कि हॉब्स का व्यक्तिवाद ही उसके दर्शन को इस युग का क्रांतिकारी सिद्धांत बना देता है। आज्ञा पालन का जो आधार है वह विवेकपूर्ण भय पर आधारित है। हॉब्स के राज्य का आधार बुद्धि है, भय नहीं। बुद्धि व्यक्ति को बताती है कि उसे केवल उतनी ही स्वतंत्रता से संतुष्ट हो जाना चाहिए जितनी कि वह दूसरों को देना चाहता है। राजा की आज्ञा पालन का जो आधार है यह विवेकपूर्ण भय है कि आत्म परिरक्षण का उद्देश्य राज्य में रहकर ही पूरा किया जा सकता है। दूसरे हॉब्स यह मानते हैं कि विवशकारी शक्ति ही मनुष्य को समाज में रहना सिखाती है। राज्य की आज्ञा का पालन व्यक्ति बुद्धि से नहीं बल्कि उसके भय से करता है। इसी कारण हॉब्स ने राजा को समझौते से बाहर रखकर उसे सर्वशक्तिमान बनाया है। बिना तलवार के समझौता शब्द मात्र है, ये हम पूर्व में भी बता चुके हैं आपको। फिर अगला बिंदु है सरकार के प्रकार का कोई महत्व नहीं। हॉब्स का सिद्धांत निरंकुश राजा का नहीं बल्कि निरंकुश राज्य का है। उसे सरकार के किसी भी प्रकार से कोई भी लगाव नहीं है। वह तो उसी सरकार को उचित मानता है जो व्यक्तियों को सुरक्षा एवं शांति प्रदान कर सके। उपयोगिता के आधार पर कोई भी सरकार अराजकता से अच्छी है, सेवाइन ने इस तरह से कहा है। फिर है कानूनों के संरक्षण में ही व्यक्ति स्वतंत्र। हॉब्स मानते हैं कि निरंकुशता व्यक्तिवाद का पूरक है। उसने व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है तथा वह स्वतंत्रता ऐसी है जिसका उपयोग केवल कानूनों से या कानूनों के संरक्षण में ही किया जा सकता है। कानून उस बाड़ के समान है जिसे यात्रियों को रोकने के लिए नहीं अपितु सन्मार्ग पर रखने के लिए खड़ा किया जाता है। फिर है शासक पर प्राकृतिक कानून की सीमा। हॉब्स ने यह भी कहा है कि शासक भी प्राकृतिक कानून से उतना ही अधिक है जितना कि उसका छोटे से छोटा प्रजाजन। इस प्रकार प्राकृतिक कानून की सीमा हॉब्स ने शासक पर लगा दी है। फिर देखते हैं व्यक्ति की सामाजिक बंधनों से मुक्ति। व्यक्ति के प्रत्येक नवीन दृष्टिकोण अपनाकर हॉब्स उसे पुराने सामाजिक बंधनों से मुक्त करके स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करता है। वह व्यक्ति को ही अपने राजदर्शन का आधार और आरंभिक बिंदु बनाता है। D.R. भंडारी ने लिखा है कि हॉब्स का व्यक्तिवाद धर्मशास्त्रों या पूर्व धारणाओं पर आधारित न होकर के अनुभव प्रधान और धर्मनिरपेक्ष है। अगला बिंदु है समाज व राज्य की कृत्रिमता। हॉब्स समाज और राज्य की स्वाभाविक इकाई न मानकर समझौते से उत्पन्न कृत्रिम इकाई के रूप में मानता है। फिर है मानव समानता। राज्य की शक्ति का प्रचंड समर्थक होते हुए भी हॉब्स व्यक्तिवादी है।
क्योंकि वह अपने सिद्धांत से मानव समानता को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देता है। अतः इन बिंदुओं के आधार पर हम मान सकते हैं कि या स्पष्ट कर सकते हैं कि हॉब्स के दर्शन में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। बोगाहन ने इस संबंध में लिखा है कि हॉब्स का लेवियाथन केवल संप्रदायवाद का कठोर समर्थक नहीं बल्कि वह व्यक्तिवाद का भी प्रचंड समर्थक है। तो इस तरह से जो हॉब्स का विचार बिंदु है उसको हम यहीं देखते हैं। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा संक्षिप्त में कि हॉब्स का जो योगदान है वह कितना महत्वपूर्ण है। हॉब्स का जो जीवन चिंतन है वह पूरी तरह से राजनीति से भरा रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरा रहा है। उसके द्वारा जो विस्तृत व्याख्याएं की गई हैं वो व्यवस्थित पद्धतियों के आधार पर एक प्रथम ऐसा अंग्रेज विचारक मानते हैं उन्हें प्रभुसत्ता का प्रतिपादन करना उसके द्वारा जो दिया गया बिंदु है, लेकिन एक निरंकुश और असीम प्रभुसत्ता का सुनिश्चित एवं पूर्ण विवरण सर्वप्रथम उसने ही दिया। हम देखते हैं वास्तविक तौर से संप्रभुता को वह स्वरूप दिया जो आज तक चला आ रहा है। समझौता सिद्धांत द्वारा ही इस शाश्वत सत्य का प्रतिपादन हुआ। राजसत्ता की सर्वोपरि मानी जाती है, उसके आदेशों का पालन राज्य के नागरिकों के लिए अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें हमें आज वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यों में या शासन करने की कलाओं में देखी जा सकती हैं। पूर्णतः स्पष्ट रूप से बताया कि राज्य दैवी इच्छा का नहीं बल्कि मानवीय इच्छा का परिणाम है। इस प्रकार राज्य को एक मानवीय संस्था घोषित किया। उसने धर्म और राजनीति को न केवल पृथक बल्कि धर्म को राजनीति के अधीन बताया। प्रभुसत्तावादी हॉब्स के विचारों में व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन मिलता है। व्यक्ति के कल्याण की बात हो, सुरक्षा को साध्य घोषित किया। निरंकुश अधिकार की दृष्टि से दिए गए वो जो विचार हैं शांति स्थापना करने के संबंध में प्रमुख स्थान रखते हैं। व्यक्तियों का जीवन है वह संपत्ति एवं संपत्ति सुरक्षित रखी जाने वाली बात जो कही गई है वो योगदान की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम जब मूल्यांकन करते हैं विचारों का तो उसमें ऑक्सफोर्ड ने लिखा है हॉब्स को राजनीतिक चिंतकों की प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसी प्रकार उसकी महान रचना लेवियाथन के बारे में उन्होंने बताया है कि वह अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का सबसे महान और कदाचित एकमात्र अनुपम ग्रंथ है। बेपर ने लिखा है, इंडीड ही इज वन ऑफ द ग्रेट स्टाइलिस्ट ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसॉफी, वर्थी टू रैंक विद सच मास्टर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज एज हुकर एंड मिल्टन एंड वर्क। इस तरह से इंग्लिश जो विद्वान हुए हैं हुकर और मिल्टन, इनके जो विचार हैं उनको इस तरह से उन्होंने बताया है पेपर ने कि कहीं ना कहीं ये आपस में मैचिंग करते हैं। तो इस प्रकार हॉब्स का जो योगदान है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और राजनीतिक परिदृश्य में प्राचीन जो पश्चिमी विचारक हैं उनके हिसाब से हम देखें और विश्व जो राजनीतिक दायरा है उसके हिसाब से देखें तो ये जो विचार हैं वे अपने आप में जो हॉब्स द्वारा दिए गए हैं उनको हम एक अविस्मरणीय बिंदुओं के रूप में देखते हैं। कानून जो संबंधी विचार हैं उनके वे बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। शासन के भेद के रूप में राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन के रूप में बताया है उन्होंने। निरंकुशतावाद के जनक हैं, व्यक्तिवाद के तत्वों को दिया है और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो इनके विभिन्न जो प्रभावशाली बिंदु हैं, अवधारणा है, वैज्ञानिक जैसे भौतिकवाद की है, सामाजिक समझौते की है, तो ये सारी बातें इनको एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करती हैं जो विश्व मानचित्र पर अपना प्रमुख स्थान रखने में, कामयाबी दिलाने में सहयोग प्रदान करती हैं। तो हॉब्स का जो कंसेप्ट है उसको हम आज यहीं विराम देते हैं। अगले व्याख्यान में हम लॉक के बारे में, उनके विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।